जी, कैसे देखा जाए इस पूरे मामले में संविधान का जिक्र पिछले 2-3 साल से ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं और ख़ासकर लोकसभा चुनाव के समय बहुत ज़्यादा हमने सुना देखा और उसके बाद भी अब एक अलग ढंग से, क्योंकि उस समय अब की बार 400 पार का नारा बुलंद नहीं हो पाया, तो अब किसी और ढंग से इसी संविधान को ख़त्म करने के लिए कुछ दूसरे ढंग से दूसरी तरकीबें अपनाई जा रही हैं। वो तरकीबें क्या हैं? क्या यहाँ ममता बनर्जी ने जो कहा है वो उसको अगर देखा जाए, चुनाव आयोग, SIR, और सबसे बड़ी चीज़ कल हम लोगों ने शाम को इसी कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी का एक ट्वीट दिखाया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 तारीख तक यानी कल तक आदेश दिया था इसको चुनाव आयोग को कि 1.25 करोड़ जो नाम ऐसे हैं जिन पर आपत्ति दर्ज है, उन नामों को जिनको आपने नोटिस भेजा है उनको सार्वजनिक करें। आज इस वक्त तक जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ अखबारों में सुबह हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ कर रहे थे तो वहाँ मैं ही बोल रहा था कि वो ऑलरेडी रात को 1:01 पे उसको पब्लिक कर दिया गया, लेकिन अभी तक नहीं है, ये नहीं हुआ है। आज इस वक्त तक 24 घंटे बीत गए, इस वक्त तक चुनाव आयोग ने वो लिस्ट जारी नहीं की है। जयशंकर जी, वो लिस्ट जारी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सीधे सीधे अवमानना है ये, और यही बात कह रही है ममता बनर्जी। और मैं सुप्रीम कोर्ट का जब जिक्र कर रहा हूं, एक तरफ उज्जवल भुइयां उसी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं, दूसरी तरफ आप देख लीजिए स्वायत्त संस्था जरूर है, ज्ञानेश कुमार उसको संभाले हुए हैं। लोकतंत्र को खोखला करने की कोशिश हो रही है, संविधान को खत्म करने की ये कौन कौन सी चालें चली जा रही हैं, जरा उसको सामने लाने की कोशिश कीजिए। राजीव जी, पिछले 12 सालों से तो हम लोग यही देख रहे हैं कि संविधान की शपथ लेने वाले लोग संविधान के तमाम अंगों की अवज्ञा कर रहे हैं, उसको धता बता रहे हैं। जो हमारा संविधान रन करता है, जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें किस तरह से अतिक्रमण हुआ है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पत्रकारिता, उसको तो उस ढंग से नहीं मानते हैं, लेकिन चलो ठीक है, चौथा अंग भी कुछ लोग कहते हैं, तो पत्रकारिता का क्षेत्र भी हो, तो लगातार संवैधानिक प्रावधानों पर प्रहार हो रहे हैं। विधायिका को जिस तरह से ये कर दिया है, नियंत्रित कर लिया है, कार्यपालिका में ED, CBI, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, जो अपने को स्वायत्त और स्वतंत्र संस्थाएं कहने वाले लोग हैं, उनका हालात देख रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी के टूल के रूप में ही काम कर रहे हैं। उसी तरह से न्यायपालिका, जिस पर बहुत बड़ा भरोसा था, मुझे तो बहुत अब हंसी आने लगती है। मैंने बीच में देखा था बयान कुछ विधिवेत्ताओं का, उन लोगों ने कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो लेन देन पर टिका हुआ है। लोग जजेज कहते हैं कि ठीक, सरकार कहती है कि ठीक है, आप अपनी मर्जी के 4 जज या 5 जज रखवा लीजिए, लेकिन 4-5 जज हमारे भी रखवा लीजिए जी। और इसी बात पे सहमति बन जाती है, फिर दोनों तरफ से हो जाता है। मतलब भाजपा की प्रवक्ता जज बन सकती है हाई कोर्ट की, कभी सोच सकते हैं क्या? या एक सिटिंग जज इस्तीफा देकर के एक पार्टी का उम्मीदवार बन सकता है, ये कभी सोच सकते हैं क्या? या रिटायर होने के तुरंत बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, ये कभी सोच सकते हैं क्या? इस तरह की लगातार बातें। और अभी जो हमारे मित्र प्रेम कुमार भी बता रहे थे, भाई ये अतुल श्रीधरन का पहला मामला नहीं है। इसके पहले आप देखिए, दिल्ली के दंगों पे जब चर्चा हो रही थी, उसमें जिस जज ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कहा था कि साहब कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा, इन लोगों पर भी मुकदमा होना चाहिए, रातों रात उनका तबादला कहीं और कर दिया गया, कहा गया तुरंत जाके ज्वाइन करिए। लेकिन जुडिशरी में तब मुश्किल, उस ढंग से आवाज नहीं उठी थी। आज अच्छी बात है कि जस्टिस भुइयां ने, उन्होंने पुणे में एक व्याख्यान दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था, उसमें भी हम कई बार कह चुके हैं कि देखिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जजेस बहुत विद्वान हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन उनकी विद्वता और समझदारी ज्यादातर सार्वजनिक मंचों पे दिखाई देती है, अदालतों में कम दिखती है। जो बातें वो सार्वजनिक मंचों पे कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। अब देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, अभी कितने ढंग से बता रहे हैं कि साहब
वो उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न देना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है और जेल नहीं होनी चाहिए, बेल अनिवार्य है। 5 साल से अधिक तो उस मामले में सजा ही 6 साल या 7 साल की अधिकतम सजा हो सकती है, और वो 5 साल से ज़्यादा वो लोग दोनों जेल में रह रहे हैं, और आपने कह दिया कि 1 साल तक उनकी सुनवाई भी नहीं होगी। तो लेकिन जब जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उस समय उनको ये सब बातें नहीं याद आती थी। उस समय उन्होंने अपने सिस्टम में के लोगों से नहीं कहा कि नहीं भाई, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब वो बोल रहे हैं, बाहर आने के बाद, रिटायर होने के बाद बोल रहे हैं। लेकिन उज्जवल भुइयां ने बहुत हिम्मत की बात की है, बहुत साहस की बात की है, जिस ढंग से उन्होंने कहा है। और हमारे वही प्रशांत जी बोल रहे थे सरकार क्या करेगी। सरकार तो विजय कुमार शाह के साथ खड़ी है। सरकार अगर विजय कुमार शाह के साथ खड़ी नहीं होती तो अब तक उन पर कार्रवाई हो गई होती, उन पर मुकदमा हो गया होता, वो जेल जाते, मंत्री नहीं रह सकते थे, विधायक नहीं रह सकते थे। लेकिन उनको बचाने में लगी हुई है। और अतुल श्रीधरन का जो तबादला हुआ है, मतलब पहले जम्मू कश्मीर भेजा, जम्मू कश्मीर से छत्तीसगढ़ भेजा, छत्तीसगढ़ में वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने, अरे चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ बनने वाले थे। अब वहां से उनको लाए, फिर ला करके अब वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी सीनियरिटी बहुत लोअर लेवल पे चली गई है, वो कॉलेजियम के पार्ट भी नहीं बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब आप एकदम एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमारी सुनो, हम तुम्हारी सुनेंगे, और नहीं तो फिर इधर उधर घूमते भटकते रहो। तो ये हालत है। मतलब उसको ढंग से लोग बातचीत में कहते हैं, पर्दे के पीछे बातचीत में कहते हैं कि भाई 2 उदाहरण दिए जाते हैं कि साहब या तो जस्टिस रंजन गोगोई बन जाओ या जस्टिस बीके लोया बन जाओगे। जी। अब इस तरह की बातें अगर लोकतंत्र में हो रही हैं, कल हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, संविधान जिस दिन लागू हुआ था, और उसमें इस तरह की बातें हो तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इससे बड़ा शर्मनाक तमाचा हमारे गणतंत्र पर क्या हो सकता है कि इस ढंग की बातें अगर जुडिशरी के बारे में कही जाए। जुडिशरी जो कभी दमखम वाले लोग अपने होकर के बोलते थे, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने विचार रखते थे, अपने फैसले सुनाते थे, तो फिर कौन सुनाएगा। इस तरह की चीजें हो रही हैं। और उसी तरह से आप देखिए, अब तो हालत ये हो गई है ना कि भाई हम जैसे चाहेंगे वही रहेगा, शंकराचार्य भी वही होगा जो हम चाहेंगे, संघ परिवार चाहेगा, प्रधानमंत्री चाहेंगे, मुख्यमंत्री चाहेंगे, हिंदू वही होगा जिसको आरएसएस और संघ परिवार के लोग कहेंगे कि हाँ साहब, ये आप हिंदू हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आप अगर हिंदू हैं, आप अगले दर्जे के हिंदू हैं, या पिछले दर्जे के हिंदू हैं, या सबसे निचले दर्जे के हिंदू हैं। ये व्याख्या भी अब वो संघ परिवार ही करेगा, वही लोग कर रहे हैं। तो ये इस ढंग की चीजें जिस तरह से हो रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हो रही हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। प्रेम कुमार ठीक कह रहे थे, शिबू सोरेन साहब आदिवासियों के नेता और दिशोम गुरु कहे जाने वाले झारखंड का निर्माण उन्होंने कराया। उसके लिए किस तरह से आदिवासियों के अंदर उन्होंने जन चेतना जो जागृत की। हम तो बिहार में उस समय, झारखंड बिहार का ही हिस्सा होता था, हम उस पूरे इलाके में घूमे हुए थे। वो बताया लोगों ने कि साहब किस तरह से महाजनी व्यवस्था लूटती थी आदिवासियों को। शिबू सोरेन ने गांव में जमीन को स्लेट बनाया था, श्यामपट ब्लैक बोर्ड बनाया था, जमीन को उस पर लिखना सिखाया था लोगों को। तो वो शिबू सोरेन थे। लेकिन अब उनको कायदे से तो आप भारत रत्न देते, लेकिन आपने पद्म भूषण दिया है। अब अच्छा ठीक है, इसको भी दूसरे लोग दूसरे रूप में देखते हैं। हर चीज राजनीति काम करती है। मैं कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, उसके बाद आपने वो चुनाव सामने था। यहाँ बीच बीच में चर्चा होती रहती है कि जेएमएम और बीजेपी गलबैया कर सकती है, कभी कुछ हो सकता है, इस तरह की खबरें भी आती हैं। उसमें आपने ये किया है। इसके पहले बहुत पहले उनको मिलना चाहिए था, मिल जाना चाहिए था। तो पद्म विभूषण दे देते ना। हाँ, पद्म विभूषण दे, भारत रत्न देते भाई। देखिए, जिस तरह के लोगों को भारत रत्न मिला है, तो उसमें शिबू सोरेन कहीं कमतर नजर नहीं आते हैं। अब ठीक है, अगर वो उस ढंग की बात है कि उनका एक विवादित ये रहा है, चलो ठीक है, राजनीति रही है, और जो रिश्वत कांड हुआ था उसमें भी उनका नाम आया था। लेकिन तकनीकी, जैसे बता रहे थे प्रेम, कि तकनीकी कारणों से वो बरी भी हो गए थे। तो अगर वो एक फार्मूला है तो फिर उस तरह के फार्मूले तो बहुत सारे हो सकते हैं। जी। फिर
अब देखना पड़ जाएगा पूरी सूची उठा करके कि कौन किस लिए दिया गया, किस दिया जाना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए। लेकिन ये विवाद से परे की बात है। बात यही है कि अगर राजनीति नहीं करते तो शिबू सोरेन जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, देते, अच्छी बात है। आदिवासियों में एक संदेश जाता कि हाँ भाई, हमारा आदमी भी इस देश में उतना ही उसकी हिस्सेदारी है, उसकी भी उतनी महत्ता है, उतना महत्व है, वो ये अलग चीज है। और जिस तरह से मतलब शंकराचार्य पे जो हो रहा है, देखिए हमारा तो सीधी सी मामला, हम कर्मकांड वगैरह में ज्यादा यकीन रखते नहीं है, ये इस पूरी व्यवस्था को भी हम उस ढंग से नहीं समझते हैं, मानते हैं। लेकिन जो लोग धर्म के ठेकेदार बनने का दावा करते हैं, वो अगर हिंदू धर्म के जो 4-5 मान्य शंकराचार्य हैं उनमें से एक के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो फिर तो बहुत सारे सर्टिफिकेट मांगे जाने लग जाएंगे। ऐसे गहरे, जी अरे नेहरू गैरू खत्तरों को कोई अंधाचार्य बन के बोल रहा है, कोई कुछ बन के बोल रहा है, जो मन जिसके मन में आ रहा है वही अपने को आचार्य घोषित कर दे रहा है। तथाकथित कितने शंकराचार्य बाजारों में घूम रहे हैं। वासुदेवानंद सरस्वती भी अपने वो भी हो गए हैं सब शंकराचार्य, उनको हमारे मुख्यमंत्री मानते हैं, इनको नहीं मानते हैं। और भी मुक्तेश्वरानंद जी को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कई बार गाहे बगाए सरकार के खिलाफ टिप्पणियां कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ ये भाजपा की सरकार के खिलाफ नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है। गाहे बगाए जो भी सरकार रहती है, जिसको जो भी इनको लगता है गलत रहता है, उस पर गलत के खिलाफ बोल जाते हैं, बोलते हैं। लेकिन अब जिस तरह से माघ मेले के अंदर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमर्यादित व्यवहार किया गया, जो उनके ये थे, शिष्य थे, उनकी ये चोटी घसीटा गया, बिल्कुल। पकड़ करके घसीटा गया, मारा गया। एक बुजुर्ग साधु बता रहे थे कि हमको जूतों से रौंदा गया। तो ये मतलब असह्य बातें हैं, लेकिन अभी हो रही हैं, और हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इससे और बदतर तस्वीर दिखाई देने लगेगी। जी जिस तरह आपने शुरू में ही बात करी संवैधानिक संस्थाओं का, तो उसमें धर्म भी आता है, धर्म का भी है, धर्म का भी एक है स्तर। लेकिन उसके साथ भी जो हमारे साथ है वही सही है, नहीं तो और कोई है नहीं। ये बात चल रही है, और संविधान पे लगातार प्रहार पर प्रहार होते जा रहे हैं, और होंगे, अभी और होंगे। मुझे लगता है कि अगर ये खुदा न खास्ता, इनकी पूरी कोशिश है, राजीव जी, जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के तहत इनकी पूरी कोशिश है कि 2029 में कैसे भी हम 370-400 के पार हो जाएं, और उसके बाद फिर हमको जो करना होगा अपने मन से करेंगे, अपनी मनमर्जी का करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर आदेश की अवमानना होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, और इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ही लेगा ना। सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए इस बात का कि भाई, पश्चिम बंगाल के मामले में चुनाव आयोग को जो हमने आदेश दिया था, उस पर अगर अमल नहीं होता है, इट मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो उसमें शायद हमारे माननीय न्यायमूर्ति लोग इस पर कोई विचार करेंगे।